यहाँ से आज भाई हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। यह है आपका पावर सिस्टम, और पावर सिस्टम में भी आपका दो पार्ट होता है, पावर सिस्टम कॉन्सेप्ट और फिर पावर सिस्टम एमसीक्यूज। तो अभी हम लोग पावर सिस्टम एमसीक्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से यह आपका लेक्चर नंबर 1 है। अभी पावर सिस्टम एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले भाई हम लोग को यह समझना जरूरी है कि पावर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, या फिर कहिए पावर सिस्टम का सिलेबस क्या है, या फिर कहिए अगर आप पावर सिस्टम को कहानी की तरह समझना चाहते हैं तो कहानी की तरह इसको कैसे समझेंगे। अभी इसको मैं कहानी की तरह ही कोरिलेट करवाता हूं भाई, ताकि आपको ज्यादा मजा आए। ओके, अभी जैसे एनालॉगस दे करके समझाओ तो भाई आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, तो वो जो मूवी आया है वो 2 पार्ट में रिलीज हुआ था, है ना। तो अभी जैसे मान लेते हैं आप पार्ट 1 ना दे करके डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 को देख रहे हैं, तो भाई आपको कभी भी कहानी समझ में ही नहीं आएगा। या फिर कहिए आपने सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 देखा ही नहीं है, फिर भी कहानी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंप्लीट स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले तो भाई आपको पार्ट 1 देखना होगा, फिर आपको पार्ट 2 देखना होगा, तब जाकर के वो पूरा का पूरा कहानी समझ में आएगा। उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आएंगे भाई, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 9 से 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और यहाँ पे जितने भी मैं सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आप इमेजिन कीजिए कि ये उतने सारे पार्ट्स हैं कहानी के। ओके, कंप्लीट जो मूवी है इसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इस मूवी का भाई 9 से 10 पार्ट है, और हर एक पार्ट में आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो अभी ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो भाई ये जो पावर सिस्टम है ना, ये बाहुबली मूवी की तरह समझिए, ये सेकंड पार्ट है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो अभी यहाँ पे आप बोलिएगा इसका फर्स्ट पार्ट फिर क्या क्या है, या फिर कहिए फर्स्ट पार्ट कहाँ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को भाई पढ़ना होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और सेकंड पार्ट में हम लोग को पढ़ना होता है फिर कहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मशीन है। ये दोनों मिलाकर के आप कह सकते हैं ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ इस कहानी का, ये पार्ट ए है, और ये मेरा जो है पावर सिस्टम, ये पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे पार्ट बी है। क्योंकि भाई अभी आपने पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया, बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म कर लिया आपने, मशीन खत्म कर लिया, तभी जाकर के आपको पावर सिस्टम पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को स्किप कर दिया, मशीन नहीं पढ़ा, बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा, तो भाई आपको कभी भी पावर सिस्टम नहीं समझ में आएगा। अब आप बोलिएगा कि मशीन का पावर सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है, तो जब आप भाई पावर सिस्टम को बीटेक लेवल पे पढ़ेंगे या फिर कहिए गेट लेवल पे पढ़ेंगे, तो पावर सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी मशीन के अंदर भाई सिंक्रोनस जनरेटर को पढ़ा था काफी डिटेल में। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग सिंक्रोनस अल्टरनेटर के अंदर देखें तो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होता है, लॉकिंग मेंटेन करके एक तरीके से सेम स्पीड पे दौड़ते रहता है भाई, है ना। और वही अगर डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस का मतलब क्या, ट्रांजिएंट स्टेट भाई, हम लोगों ने वहां पे देखा था इस तरीके का पावर कर्व बना था, ये डेल्टा था, डेल्टा वर्सेस पावर, और याद होगा आपको जो एक्टिव पावर था ये मेरा VT इंटू EF इंटू साइन डेल्टा अपॉन एक्सेस, याद होगा, है ना। और हम लोगों ने देखा था भाई कि ये मान लेते हैं मेरा एक तरीके से अभी एज अ मोटर की तरह लेके चला है, फिर जनरेटर की तरह लेके चले, मोटर लेकर चलेंगे इसका मतलब क्या, मैकेनिकल लोड लगा है नहीं, या फिर जनरेटर लेकर चलेंगे तो मेरा ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल लोड लगा हुआ है, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रिकल पावर इतना एक तरीके से रिक्वायरमेंट है ना। ये मान लेते P है भाई मेरा इस पॉइंट पर। इधर मैंने आपको बताया था कि अगर साइलेंट लेके चलेंगे, साइलेंट और भाई 2 तरह रोटर था ना, दोनों के लिए हम लोग अलग अलग स्टडी किया था एक तरीके से। तो अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम पावर के लिए क्या चाहिए, डेल्टा का वैल्यू मेरे को 90 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर देखने को मिल रहा था, P मैक्स हम लोग बोल रहे थे, और
इस साइड में अगर आप देखें, इस साइड में इधर मेरा अनस्टेबल रीजन था, इस साइड में मेरा एक तरीके से स्टेबल रीजन था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जिसमें हंटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर अचानक से डिस्टर्बेंस आता है, मान लेते भाई आपका जो लोड है वो बढ़ गया, इसका मतलब क्या, अब इतना पावर एक तरीके से डिमांड कर रहा है। पहले कितना पावर डिमांड, इतना, अब कितना चाहिए, इतना। तो सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए एक तरीके से। ओके, तो जब तक आप मशीन नहीं समझेंगे, और मशीन में भी कौन सा, सिंक्रोनस जनरेटर, और सिंक्रोनस जनरेटर को समझने के लिए भाई आपको पूरा का पूरा मशीन पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा चेन सिस्टम चल रहा है। डीसी जनरेटर पढ़ेंगे नहीं तो आपको कभी भी सिंक्रोनस मशीन समझ में ही नहीं आएगा, या फिर कहीं वाइंडिंग नहीं पढ़ेंगे तो आपको डीसी मशीन भी नहीं समझ में आएगा, और आपको सिंक्रोनस मशीन भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये हम लोग का कहानी का फर्स्ट पार्ट था। अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और पावर सिस्टम में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी जो मैंने बोला, वो पूरा का पूरा अल्टरनेटर के कॉन्सेप्ट को वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, हल्का सा भी अगर जैसे भाई जो जहां पे भी जनरेटिंग स्टेशन है वहां पे मान लेते जनरेटर चल रहा है आपका, है ना, और पीछे मान लेता आपका प्राइम मूवर लगा, प्राइम मूवर मान लेता आपका हाइड्रो पावर प्लांट ले लीजिए, फिर थर्मल पावर प्लांट ले लीजिए, तो सीधी सी बात है टरबाइन आपका घूम रहा होगा। टरबाइन कैसे घूम रहा है, या तो स्टीम आ रहा होगा, हाई प्रेशर वाला स्टीम आ रहा होगा, है ना, हाई प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर, ड्राई स्टीम हम लोग बोलते हैं, वो टरबाइन को घुमा रहा है, फिर आपका वो अल्टरनेटर को घुमा रहा है। तो हो सकता है कि टरबाइन साइड में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, या फिर हो सकता है जो इधर आपके लोड लगे हुआ, इलेक्ट्रिकल लोड लगा हुआ, उस साइड से कोई डिस्टर्बेंस आ जाए। तो जब डिस्टर्बेंस आ रहा है उस समय आपका भाई जो लॉकिंग है रोटर मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो मेंटेन रह रहा है या नहीं रह रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो ये सब भाई आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर पावर सिस्टम में आना। अभी देखिए, अब इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल कहाँ यूज होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा का पूरा पावर सिस्टम में यूज होगा भाई, पूरा का पूरा नेटवर्क थ्योरम हम लोग उसमें पढ़ते हैं, है ना। तो जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं 3 फेज सिस्टम में, है ना। तो इसी में हम लोग 3 फेज सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें पॉलीफेज सर्किट बोलते हैं, स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या है, या फिर कहिए फेज वोल्टेज क्या है, लाइन करंट क्या है, फेज करंट क्या है ना। ये सब सारा का चीज हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ है, एसी फंडामेंटल पढ़ा हुआ, लीड लैग पढ़ा हुआ है। तो सारा का सारा निचोड़ जो है भाई हम लोग अपने पावर सिस्टम में एक तरीके से यूज करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पावर सिस्टम का सिलेबस क्या है, या फिर कहिए भाई पावर सिस्टम हम लोग, ये सब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया ही क्यों। तो सबसे पहले वापस आ जाइए, जो मूवी का नाम है भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग भाई काम कर रहे हैं एनर्जी के ऊपर। अब एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, किस टाइप के एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। समझिए, हम लोग के नेचर में भाई बहुत डिफरेंट फॉर्म का एनर्जी अवेलेबल है, जैसे सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या फिर कहिए टाइडल एनर्जी हो गया, है ना, या फिर कहिए पोटेंशियल एनर्जी हो गया। कोई भी चीज, पानी अगर किसी ऊंचाई से गिर रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है ना, या फिर कहिए काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो अभी आपको सीधे सीधे समझना है कि जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल है नेचर्स में, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का एक ही मकसद है, जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं यहाँ पे, या फिर जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेस हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे के सारे एनर्जी को हम लोग क्या कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। ओके, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखिए, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि इंसान जो है कभी भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है, फिर यूज नहीं करता है। आपके पास जितने भी सोर्सेस थे एनर्जी के, सोलर हो गया, टाइडल हो गया, विंड हो गया, या फिर कहिए आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, सबको, या फिर कहिए जियोथर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, है ना, थर्मल हो गया, सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक बार आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया तो भाई हम लोग के पास अब क्या है, डिफरेंट एप्लियंस हैं। जैसे मोटर है मेरे पास, तो मोटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये मोटर क्या कर देगा आपको, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी में दे देगा आपको, है ना। वही अगर मैं यहां पे एक बल्ब लगा दूं तो भाई बल्ब क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सही बात है।
वही अगर मैं यहां पे हीटर लगा दूं तो हीटर क्या करेगा, हीटर भाई आपको हीट एनर्जी में एक तरीके से कन्वर्ट करके दे देगा। उसी तरीके से अगर हम लोग और भी देखें यहाँ पे, है ना, डिफरेंट हम लोग के पास एप्लियंस है, और उस एप्लियंस को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया? फिर चाहे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो। सही बात है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एकमात्र ऐसा एनर्जी सोर्स है, या फिर कहिए ये एकमात्र हम लोग के पास ऐसा रिसोर्स है जिसको हम लोग किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मनचाहे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम लोग भाई कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना काम एक तरीके से करवा सकते हैं, या फिर कहिए ये हम लोग के लाइफ में एक लग्जरी चीज है। ये हम लोग के लाइफ में भाई लग्जरी चीज को ऐड करता है ना। आपको लग्जरी फील होगा, जैसे सर्दी के टाइम आपने हीटर लगा दिया, सीधी सी बात भाई क्या है, आपको काफी ज्यादा लग्जरियस फील करवाएगा वहां पे। जैसे अभी आप ट्रेन पे चल रहे हैं, तो ट्रेन क्या कर रहा है, बहुत लंबे डिस्टेंस को बहुत कम समय में, है ना, फिर कहिए आप एक तरीके से फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है भाई, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है ना। तो सीधे सीधे आपको ये मान के चलना है भाई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आज के डेट में सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और नेचर में जितने भी सोर्सेस अवेलेबल हैं एनर्जी के, उन सभी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यही पूरा का पूरा चीज पढ़ना होता है हम लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात किया भाई पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पावर सिस्टम में सबसे पहले वाले ब्रांच में, पावर सिस्टम में टोटल 5 ब्रांच होते हैं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसका फिर वापस से हम लोग आएंगे। पहला हो गया आपका जनरेशन, फिर हो गया आपका ट्रांसमिशन, है ना, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोल रहे हैं, फिर हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, फिर हो गया आपका यूटिलाइजेशन, यानी घर तक बिजली पहुंच गया तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और लास्ट में होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर यूटिलाइजेशन ये क्या है, तार से एक तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोग के पास भाई वायरलेस थोड़ी ना है कि पावर आपका वायरलेस एक तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। सारे के सारे क्या है, पोल और तार और इंसुलेटर से एक तरीके से बिछे हुए हैं ना, सब एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है। तो कहीं पे भी फॉल्ट ये सब आ जाता है तो उससे हम लोग फिर से क्या चाहते हैं, जल्दी से मेरा फॉल्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हम लोग को पावर क्या चाहिए, 24 घंटा चाहिए भाई। जैसे 10 साल पहले चले जाइए तो कैसे हम लोग का पावर का शॉर्टेज होता था, कोई भी फॉल्ट आता था तो बहुत टाइम लग जाता था, है ना, क्लियर आउट करने में। तो 4 घंटा 5 घंटा, या फिर ट्रांसफार्मर ये सब जल गया तो हो सकता है 3 से 4 दिन आपको वेट करना पड़ जाए, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो पावर सप्लाई है वो रिलायबल रहे और कंटिन्यूअस रहे, तो उसके लिए हम लोग फिर एक ब्रांच बनाते हैं जो बोलते हैं प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, या फिर कहिए स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ओके, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो अभी भाई पावर सिस्टम में सबसे पहला है जनरेटिंग स्टेशन, या फिर कहिए जनरेशन, और जनरेशन में ही हम लोग सबसे पहले ये वाला काम करते हैं। जितने भी सोर्सेस हैं एनर्जी में, एनर्जी के नेचर्स में अवेलेबल, उन सबको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब कितने तरीके का हम लोग पास सोर्सेस है, इसमें भी हम लोग का डिवाइड होगा, कन्वेंशनल सोर्स हो गया, नॉन कन्वेंशनल हो गया, तो उस सब पे हम लोग बात करेंगे भाई। बस अभी आप समझिए कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या होता है। जैसे अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो सबसे पहला हो गया आपका, जैसे जो कॉन्वेंशनल सोर्स है भाई, या फिर कहिए उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले सीधे से लिख देता हूं जितना मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। पहला हो गया आपका सोलर, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया। उसके बाद आपका विंड हो गया, टाइडल हो गया, जियोथर्मल हो गया। जियोथर्मल जिनको नहीं पता होगा भाई, हम लोग को पता है कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ का ऊपर वाला जो लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं, लेकिन जैसे अंदर जाएंगे भाई, गहराई में जाएंगे तो अंदर में क्या होता है, पूरा मॉल्टन स्टेट में आपका लावा है भाई, पिघला हुआ, और इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है। जैसे आपने देखा वोल्केनो से फटता है ना ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में जो सीटी है, सीटी जो विसल बचता है भाई, वो क्या करता है, प्रेशर कुकर में जब ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो उसको एक तरीके से रिलीज करता है, इसको हम लोग सेफ्टी वाल्व बोलते हैं। अगर आपके प्रेशर कुकर के सीटी में कहीं पे भी ब्लॉकेज हो गया और अंदर का प्रेशर बाहर नहीं निकल रहा तो आपका प्रेशर कुकर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो अर्थ है हम लोग का भाई, तो इस अर्थ के कोर में यानी सेंटर में क्या है, धधकता हुआ लावा एक तरीके से, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है और हाई प्रेशर भी है, क्योंकि उसके ऊपर में देख रहे हैं कितना हैवी मलबा है, एक तरीके से पृथ्वी का पूरा पूरा वेट है। तो भाई
ये ब्लास्ट ना कर जाए, ये पूरा का पूरा पृथ्वी जो है एक प्रेशर कुकर की तरह ब्लास्ट ना कर जाए, तो समय समय पे क्या होता है, अंदर में जो प्रेशर बन रहे हैं वो एक तरीके से रिलीज होते हैं लावा के रूप में, जिसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वालामुखी फट गया एक तरीके से। ओके, तो हम लोग को पता है कि अंदर में क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम लोग अंदर की गर्मी को एक तरीके से यूज करके क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, उससे स्टीम बनाते हैं, और बाकी आपका प्रोसेस जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, इसलिए लिखा है जियो, मतलब जमीन के अंदर का जो गर्मी है उसको हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, उसके बाद आपका न्यूक्लियर हो गया, ओके, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो में भी बहुत सारे ब्रांचेस होंगे। तो जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं हम लोगों के पास, उन सबको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और यही हम लोग को पढ़ना होता है जनरेटिंग स्टेशन में। ओके, अब जो भी हम लोग पास बिजली एक तरीके से बन के रेडी हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मेरे पास यहाँ पे बन के रेडी हुआ भाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने कंज्यूमर तक भेजेंगे। अब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जैसे थर्मल पावर प्लांट या फिर कहीं हाइड्रो पावर प्लांट ये सब इंस्टॉल करना हो, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, ये बहुत बड़ा एक तरीके से एरिया लेता है, इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत बड़ा जमीन चाहिए। और अगर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया जा रहा है वो किससे बनता है, थर्मल पावर प्लांट से। अप्रॉक्स 70% जो है भाई आपका थर्मल पावर प्लांट से, यानी कोयला को जला करके एक तरीके से हम लोग एनर्जी बनाते हैं। तो क्योंकि भाई कोयला जल रहा है तो सीधी सी बात है क्या करेगा, स्मोक प्रोड्यूस करेगा ना। तो और क्योंकि बहुत बड़ा हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स, मतलब जैसे एस हैंडलिंग प्लांट हो गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो इतना बड़ा जमीन अगर भाई शहरी इलाकों में लेंगे, है ना, जहाँ पे क्राउडेड एरिया, तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए ये सब क्या है, बहुत ही साइड में बनाया जाता है, या फिर कहिए यहाँ पे हम लोग को टन्स ऑफ कोयला चाहिए हर दिन, तो हम लोग इसको वहीं पे इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे कोयला जो है, यानी कोल का जो सोर्स है वो नजदीक में हो, ताकि हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये सब क्या हो जाए, बच जाए। ओके, उसके बाद मतलब और भी बहुत सारे रीजन है भाई। अब हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो इसके लिए बहुत बड़ा डैम चाहिए, है ना, नदी चाहिए जहाँ पे 24 घंटा पानी अवेलेबल हो। तो शहर इलाकों में या फिर जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ये सब जो है ज़्यादातर यूटिलाइजेशन से, यानी जहाँ पे लोग रह रहे हैं उससे दूर पे होता है, काफी डिस्टेंस पे होता है, इसलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं। अब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यानी जनरेटिंग स्टेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, और इस ट्रांसफार्मर हम लोग बोलते हैं ये हमेशा स्टेप अप होगा भाई, ये वोल्टेज को सिर्फ और सिर्फ स्टेप अप करता है। तो पूरे पावर सिस्टम में मात्र यही एक ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करने का काम करता है। इसके आगे जब आप पढ़ेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उसमें भी सेकेंडरी और प्राइमरी चलता है। तो इसके आगे जो है सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को क्या किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, स्टेप अप सिर्फ और सिर्फ आपके जनरेटिंग स्टेशन के पास जो जनरेटर लगा हुआ है वहीं पे किया जाता है भाई, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, तो ये हो गया जनरेटिंग स्टेशन। ट्रांसमिशन लाइन में भी हम लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा 3 फेज में हम लोग पावर ट्रांसमिट कर, 3 फेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि पूरा का पूरा वायर में क्या है, रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को हम लोग लंप पैरामीटर में एक तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इसमें जीएमडी, जीएमआर हम लोग पढ़ना होगा, पाई मॉडल, टी मॉडल ये सब हम लोग पढ़ना होता है। शॉर्ट हो गया, मीडियम हो गया, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ये सब पढ़ना होगा। उसके बाद फिर हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से पहले यहाँ पे सब स्टेशन बनाया जाएगा। अभी हम लोग इंडेक्स भी देखेंगे। सब स्टेशन का क्या काम होता है, सब स्टेशन का काम है भाई कि जो भी आपने इलेक्ट्रिकल पावर या फिर कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट किया है उसके कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना। क्या क्या चेंज करना हो सकता है भाई कि आपको वोल्टेज डाउन करना पड़े, है ना। वोल्टेज जैसे यहाँ पे स्टेप अप किया ना, तो आपको अगर स्टेप डाउन करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब स्टेशन बनाना पड़ेगा जो कि वोल्टेज को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो हो सकता है वोल्टेज को स्टेप अप करना है फिर स्टेप डाउन करना हो, उसके लिए हम लोग को सब स्टेशन बनाना होता है। या फिर आपको फ्रीक्वेंसी को एक तरीके से चेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग को सब स्टेशन बनाना होता है। या फिर कहिए आपको एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक तरीके से सब स्टेशन बनाना हो। या फिर कहिए आपके सिस्टम का पावर फैक्टर बहुत लो गया, तो हो सकता है भाई आपके पावर फैक्टर को एक तरीके से इंप्रूव करना हो। तो जो सब स्टेशन होते हैं ये
ये 4 मेजर काम करते हैं भाई, ठीक है। वोल्टेज और स्टेप अप स्टेप डाउन करना, और ऑलरेडी बताया कि यहीं पे सिर्फ स्टेप अप होता है, आगे जाकर के पूरा स्टेप डाउन ही होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को एक तरीके से आगे पीछे करना, एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, या फिर कहिए पावर फैक्टर को इंप्रूव करना, ये काम होता है सब स्टेशन का, ठीक है। तो एक सब स्टेशन तो यहाँ होगा, फिर ट्रांसमिशन लाइन होगा, तो है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, वो हम लोग देखेंगे बाद में। उसके बाद आते हैं यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन में हम लोग पता है कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया है ये अब हम लोग के पास पहुंच गया है, यानी घर में पहुंच गया और इंडस्ट्री में पहुंच गया भाई, ठीक है। यानी डोमेस्टिक लोड और आपका इंडस्ट्रियल लोड। तो हम लोग के पास क्या क्या लोड है, बल्ब जला रहे हैं, लाइटनिंग लोड हो गया। घरों की बात कर लेते हैं, है ना, लाइटनिंग लोड हो गया। अब घर में क्या कर रहे हैं, हीटिंग लोड भी यूज कर रहे हैं, जैसे आयरन करना आपको कपड़ा, है ना, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लाइटनिंग लोड हो गया, हीटिंग लोड हो गया। उसके बाद और क्या हो गया, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं भाई, अगर आप इंडस्ट्रियल लोड की बात करें तो उसमें आपका ट्रैक्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका हीटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, रेजिस्टेंस हीटिंग यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपका वेल्डिंग ऐसा भी यूज किया जा रहा है ना। तो ये सब हम लोग यूटिलाइजेशन में पढ़ते हैं, जिसमें इल्यूमिनेशन ये सब हम लोग को पढ़ना होगा, हीटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव, ट्रैक्शन, ये सब हम लोग को पढ़ना होता है, ओके। और इन सबको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए पावर कंटिन्यू मेरा एक तरीके से सप्लाई होते रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, ओके। अब स्विच गियर हम लोग जो डिजाइन करेंगे भाई, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फॉल्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। फॉल्ट एनालाइज करेंगे तो वहां से आइडिया लगेगा कि जो स्विच गियर बना रहे हैं, फ्यूज बनाएंगे, रिले बनाएंगे, सर्किट ब्रेकर बनाएंगे, या फिर कहिए जो हम लोग का बहुत महंगा इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे अल्टरनेटर है, उन सबको हम लोग क्या चाहते हैं, कभी भी मेरा खराब ना हो किसी भी फॉल्ट के कारण, तो उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो भी हम लोग इक्विपमेंट बनाएंगे उसको बोलते हैं स्विच गियर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, रिले, फ्यूज, सब क्या है, ये सब मेरा स्विच गियर है। गियर का मतलब क्या होता है, बाइक ये सब, जैसे अगर आप बाइक ये सब चला रहे भाई, तो आपका क्या है, ग्लव्स क्या है, एक गियर है, जो कि कभी भी आप बाइक से गिरते हैं तो आपके हाथ को छिलने सबसे बचाता है। जो नी पैड होता है वो क्या होता है, आपके घुटने में चोट ये सब ना लगे, तो उसको हम लोग गियर बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो अभी भाई इतना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो पावर सिस्टम बनाया है भाई, तो पावर सिस्टम में आप देख रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं और कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग का सबसे पहला मोटिव होता है कि जो भी एनर्जी हम लोग बना रहे हैं ये लोगों को कम से कम रेट पे दिया जाए, टैरिफ जो हो कम से कम पैसे में हम लोग 1 किलोवाट यूनिट जो है कंज्यूमर तक पहुंचा सके, ताकि गरीब से गरीब लोग भी क्या हो, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर सके। तो पावर सिस्टम का पहला मोटिव होता है कि जो पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हो। ये पहला मोटिव होता है भाई, ठीक है। और इससे पहले एक लिंक दिया था भाई मैंने आपको ग्रुप में, जिसमें हम लोगों ने लोड फैक्टर ये सब के बारे में बताया था, है ना। तो वहां पे मैंने आपको समझाया था। उसके बाद थोड़ा समझ लीजिए मोटिव क्या होता है। तो पहला मोटिव है भाई पावर सिस्टम का कि हम लोग का जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट पर यूनिट एनर्जी, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। दूसरा, हम लोग जो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल पावर, भाई पावर को बस आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाए, एनर्जी बन जाए। इसलिए मैं पावर बोलूँ या फिर एनर्जी बोलूँ, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग का दूसरा भाई, जैसे ये बोर्ड है, अब भाई ये बोर्ड कब खराब हो जाएगा, या फिर कहीं आपके घर में जो टीवी लगा हो, टीवी कब खराब हो जाएगा, जब अचानक से कोई वोल्टेज बढ़ जाए। जैसे आज से 5 साल 10 साल पहले चले जाए, उसमें देखते हैं वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता था, और जो पीला वाला बल्ब आता था 10 रुपए वाला इनकैंडेसेंट लैंप, वो बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता था, है ना। तो पहले का जो पावर सिस्टम है भाई, उस समय वोल्टेज जो है हम लोग का कांस्टेंट नहीं रह पाता था, कांस्टेंट मेंटेन नहीं रह पाता था, है ना। उसके कारण क्या होता था, हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है वो खराब हो जाता था, बल्ब फ्यूज हो गया, टीवी खराब हो गया, है ना। तो पहला हम लोग का मोटिव है कि हर एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। दूसरा, हम लोग का भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड जो वोल्टेज है ये हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये हम लोग का दूसरा मोटिव होता है, क्योंकि वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो आपका जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, टीवी, फ्रिज, कूलर, है ना, ये सब क्या चलेगा, सही से चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा भाई। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सीधे इंडक्शन पे जो काम करने वाले जो होते हैं भाई, जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, है ना, क्योंकि उस पर फ्रीक्वेंसी पे तो आपका स्पीड डिपेंड कर रहा है एनएस, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा तो इंडक्शन मोटर का, और ज्यादातर जो हम लोग मोटर यूज कर रहे हैं आज के डेट में वो इंडक्शन मोटर ही होता है, तो इंडक्शन मोटर का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा अगर आपका फ्रीक्वेंसी एक तरीके से कांस्टेंट रहेगा। तो दूसरा मोटिव होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तीसरा होता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या
कि भाई अभी ये मेरा मान लेते हैं जनरेटर है, इस तरीके से भाई मैं दिखा रहा हूं, ये मान लेते हैं मेरा जनरेटर है। ओके, ये मेरा हो गया, मतलब लाइन डायग्राम से दिखा रहा हूं, ये मेरा बस बार हो गया, यहाँ पे इनफिनाइट बस बार बोलते हैं जहां पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। उसका फिर आपका इधर मान लेते हैं, इधर जनरेटर दिखा देते हैं, तो ओवरऑल समझिए ना, ये मेरा जनरेटर है और इधर मान लेते हैं कहीं पे भाई यूटिलाइजेशन है। तो जनरेटर से लेकर के जहां पे यूटिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हम लोग के घरों तक, ये बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाता है भाई, हो सकता है 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, है ना। तो इसमें जो फॉल्ट आते हैं, जो भी फॉल्ट आएगा वो दो तरीके का फॉल्ट आएगा, या तो जनरेटर के नजदीक में फॉल्ट आ जाए, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे नियरर फॉल्ट टू द जनरेटर, या फिर हो सकता है कि जनरेटर से 1000 किलोमीटर दूर कहीं पे कोई फॉल्ट आ गया हो, तो उसको हम बोलेंगे, मतलब ये नियरर था, जनरेटर के नजदीक वाला फॉल्ट, और जनरेटर से बहुत दूर 1000 किलोमीटर या फिर 1500 किलोमीटर कहीं पे भी आपका तार वार टूट गया, है ना, या फिर कहिए ग्राउंड से एक तरीके से टच हो गया, फिर कहिए पेड़ एक तरीके से टच हो गया। पेड़ से कैसे टच होता है इसको समझिए, जैसे ये मान लेते हैं आपका ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है और मान लेते हैं यहाँ पे कोई पेड़ है। ओके, तो अभी मान लेते हैं भाई हवा जो चल रहा है, तो हवा जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन कहना मतलब क्या, ये पेड़ का जो पत्ता है ना या फिर डाली ये सब है, वो ट्रांसमिशन लाइन से दूर जा रहा है, क्योंकि हवा उसको दूर धकेल रहा है। लेकिन जैसे ही हवा जो है अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा, इस डायरेक्शन से बहेगा, तो क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करेगा, है ना। तो इस बार क्या होगा, ऐसा जो डाली है पत्ता, वो क्या हो जाएगा, तार में चिपक जाएगा। और क्योंकि भाई ये जो ट्री है ये गुड कंडक्टर होता है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रांसमिशन लाइन क्या हो जाएगा, एलजी फॉल्ट, यानी ग्राउंडेड हो जाएगा एक तरीके से। तो भाई ये कि जो हम लोग का जनरेटर है भाई, इसमें जो फॉल्ट आ रहा है, फिर चाहे जनरेटर के नजदीक हो या फिर जनरेटर के दूर हो, तो इसके कारण जो मेरा अल्टरनेटर का स्टेबिलिटी है, यानी स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, वो एक तरीके से लॉकिंग मेंटेन करके रख पा रहा है, नहीं रख पा रहा है। ओके, क्योंकि मेरा अगर जनरेटर बंद हो गया तो सीधी सी बात है, पूरा का पूरा पावर ही ठप हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऊपर भी देखना होता है, इसी को बोलता है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। इसमें हम लोग पूरा का पूरा अल्टरनेटर का कॉन्सेप्ट यूज करके इसमें स्विंग इक्वेशन ये सब डिराइव करते हैं। चौथा जो मोटिव है भाई, चौथा जो मोटिव है ये है आपका, ठीक है, रिलायबल, ठीक है, रिलायबल एंड कांस्टेंट पावर सप्लाई, कांस्टेंट पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग के घर तक आ रहा है भाई, ये 24 घंटा एक तरीके से आते रहे, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कट ना हो, पावर कट ना हो कभी भी, ठीक है। और पावर कब कट होगा, जब कहीं पे फॉल्ट ये सब आ गया। और क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बना रहा है, वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक क्या कर देता है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, कहीं पे फॉल्ट आता है ऑटोमेटिक क्या करता है, रिले सेंस करता है, सिग्नल देता है और तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है ना। तो रिलायबल और कांस्टेंट पावर सप्लाई होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, साथ ही साथ आपका कांस्टेंट, और टिकाऊ होगा तो सीधी पावर भी आपका कांस्टेंट सप्लाई होते चला जाएगा। ओके, तो स्टेबिलिटी हो गया, उसके बाद स्टेबिलिटी हो गया भाई, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। तभी हम लोग का, जैसे हम लोग ऑलरेडी देखा ना, लोड फैक्टर वाला लेक्चर दिया, उसमें बताया था भाई कैसे हम लोग अगर लोड कर्व को, वेरिएबल लोड कर्व को अगर कांस्टेंट लोड कर्व में कन्वर्ट कर देते तो वहां पे हम लोग का लोड फैक्टर यूनिटी हो जाता है। यूनिटी मतलब क्या, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको बेस लोड पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, पीक लोड लगाने का कोई जरूरत नहीं है, तो आपका इनिशियल कॉस्ट क्या हो गया, सेव हो जाता है वहां पे। ओके, तो बाकी भाई यही 4 मोटिव है, और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स के ऊपर आते हैं। ये तो आपका भाई कहानी का इंट्रोडक्शन हुआ कि इसमें हम लोग क्या क्या एक तरीके से समझेंगे, या फिर कहिए क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, या फिर क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला हो गया जनरेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जनरेशन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल लोड ऑन पावर सिस्टम, जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि जो लोड कर्व बन रहा है वो वेरिएबल बन रहा है भाई, ठीक है, आपका बेस लोड और पीक लोड। इसमें मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके का, है ना, यानी कुछ लोड जो है ये क्या रहेगा, 24 घंटा रहेगा, और कुछ लोड जो होगा आपका भाई ज्यादा आएगा, कभी घटेगा, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, यानी इसमें हम लोग बात करेंगे कैसे पर यूनिट कॉस्ट को एक तरीके से कम किया जाए। 5th टॉपिक है टैरिफ। टैरिफ आपको पता ऑलरेडी, अपने आप में चैप्टर है उसका। फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि पावर फैक्टर सीधे सीधे किसको लेके जाएगा, कहां पे आपको लेके जाएगा, अल्टरनेटर पे। और अल्टरनेटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अल्टरनेटर जो है भाई लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, तो उस समय क्या करेगा,
वो लैगिंग रिएक्टिव पावर एक तरीके से सप्लाई करता है, और लीडिंग पे करेगा तो लीडिंग रिएक्टिव पावर एक तरीके से सप्लाई करता है। और वही एक्साइटेशन को अगर आप आगे पीछे करेंगे तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, उसके रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपका पावर फैक्टर एक तरीके से भाई यहाँ पे इंप्रूव नहीं रहा है, फिर बहुत पुअर हो गया, तो आपके अल्टरनेटर के स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, एक तरीके से खराब कर देगा। ओके, तो अल्टरनेटर एक बार देखिए आपका क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं। अगला है सप्लाई सिस्टम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज और 3 फेज और डीसी, 3 तरीके का होता है ना, डीसी सिस्टम हो गया, एसी सिस्टम हो गया, और एसी में भी आपका सिंगल फेज और 3 फेज में हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सा हम लोग के लिए ज्यादा बेस्ट है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए यानी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करें कि ज्यादा मेरे पास क्या हो, रिलायबल हो, या फिर कहिए उसमें लॉसेस कम से कम हो। तो भाई 3 फेज जो होता है हम लोग का सबसे बेस्ट होता है, इसमें पूरा का पूरा कंपेयर किया जाता है सिंगल फेज को 3 फेज को, ठीक है, और इधर अपना डीसी सिस्टम। अगला है मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस। तो सीधी सी बात है, पावर को ट्रांसमिट करना भाई बहुत दूर तक, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोल लगाना पड़ेगा, स्टील का टावर बनाना पड़ेगा, उसमें भी फिर आपको इंसुलेटर ये सब चाहिए, है ना, तो इंसुलेटर ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अगला है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ओवरहेड लाइंस, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे लाइन मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है उसका इंडक्टेंस कितना आएगा, है ना, रेजिस्टेंस कितना आएगा, कैपेसिटेंस कितना आएगा, इसी में हम लोग को पढ़ना होगा पाई मॉडल, टी मॉडल, ओके, लंप पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, सब इसी में पढ़ना होता है। इसमें भी यही है। अगला है अंडरग्राउंड केबल्स। तो हम लोग को पता है भाई पावर को ट्रांसमिट करना 2 मेथड है, एक ओवरहेड लाइन और दूसरा अंडरग्राउंड केबल्स। उसका अभी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, पार्ट 1 जनरेशन, ठीक है, पार्ट 2 ट्रांसमिशन, ये हो गया पार्ट 3 डिस्ट्रीब्यूशन, और इधर हो गया आपका पार्ट डी प्रोटेक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर। उसके बाद फिर आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, और फॉल्ट पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना यानी सर्किट ब्रेकर जो बना रहा था रेटिंग क्या होगा, है ना। उसके बाद फ्यूज का क्या रेटिंग होगा, प्रोटेक्टिव रिले सब कैसे, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर, फिर हो गया प्रोटेक्शन ओवर अगेंस्ट ओवर वोल्टेजेस, है ना, जो सर्ज लाइटनिंग ये सब जो गिरता है उसके कारण। अगला है भाई सब स्टेशन, ऑलरेडी बताया सब स्टेशन के क्या काम होता है। और लास्ट हम लोग का न्यूट्रल एंड ग्राउंडिंग। तो टोटल हम लोग को यहाँ पे 26 टॉपिक पढ़ना होता है भाई पावर सिस्टम के अंदर, और यही 26 टॉपिक को पूरा का पूरा मिक्स करके आपके एमसीक्यूज को एक तरीके से डिजाइन किया गया है। क्योंकि जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं भाई एमसीक्यूज के लिए वो वीके मेहता है, तो इसलिए मैंने वीके मेहता का जो पावर सिस्टम का कॉन्सेप्चुअल बुक आता है उसका एक तरीके से इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। ओके, जनरेटिंग सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सब दिया हुआ है, ये सब अभी जस्ट मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ऐसे बुक आप ले लीजिएगा भाई, ठीक है। बिना बुक के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी भाई कोई भी डाउट आता है ना तो बुक में देखना ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू आप अपना नोट्स देख रहे हैं या फिर कहिए लेक्चर देख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट एमसीक्यूज के ऊपर भाई। तो एमसीक्यूज में अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का 3rd पार्ट था, मशीन हम लोग खत्म हो गया, बेसिक लेक्चर खत्म हो गया, पावर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो पहला है मेरा जनरेशन, इसमें टोटल जो है आपका 115 क्वेश्चन है, ठीक है, 115 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, इसमें आपका पूरा का पूरा 105 क्वेश्चन आएगा। सप्लाई सिस्टम आ जाएगा इसमें 60 क्वेश्चन। उसके बाद आ गया 27 नंबर पे ओवरहेड लाइंस, इसमें है 140 क्वेश्चन। उसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 100 क्वेश्चन। फॉल्ट आ गया, इसमें है 80 क्वेश्चन। स्विच गियर आ गया, इसमें है 100 क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम, इसमें टोटल है 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल पावर सिस्टम में 8 चैप्टर हो रहे हैं, और हर एक चैप्टर में कितना कितना एक तरीके से क्वेश्चन है ये पूरा बता दिया मैंने। टोटल अगर आप इसको ऐड करेंगे, टोटल कितना क्वेश्चन इसमें कवर होगा पावर सिस्टम के अंदर में, इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे, एक मिनट भाई, हम लोगों ने उसको डिलीट कर दिया ना। देखिए यहां पे है, यहां पे लिखा हुआ है टोटल जो क्वेश्चन कवर होगा 780 क्वेश्चन कवर होगा। ओके, तो ज्यादा बड़ा है नहीं भाई, ये
जल्दी आपका ये खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा 2-3 चैप्टर तो काफ़ी इजी है, जनरेशन में कोई जान नहीं है ना। अब इसी में आपको दिक्कत करेगा, जैसे इकोनॉमिक्स और पावर सिस्टम आपने नहीं पढ़ा होगा, जैसे आपका बेस लोड क्या है, पीक लोड क्या है, बेस लोड के लिए कौन सा जेनेटिक स्टेशन यूज़ करते हैं, पीक लोड के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, कनेक्टेड लोड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, या फिर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, प्लांट रिजर्व क्या है ना। तो ये सब में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा भाई, लेकिन आपको पेशेंस के साथ चलना है। जहां जहां मेरे को लगेगा आपको कॉन्सेप्ट देना है वहां पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ओके, और ऑलरेडी एक लिंक डाला हुआ था ग्रुप में जिसमें मैंने आपको लोड फैक्टर का मतलब समझाया था, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे।